हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर एल के सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद क्लासेज। आनंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी अपने स्थान पर बिल्कुल सकुशल होंगे और अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। दोस्तों, हमने यहाँ धमनी का टॉपिक कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने धमनी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मात्र कुछ फैक्टर पढ़े थे और आज हम लोग ये पूरा टॉपिक क्लियर है। इसके बाद में हम लोग धमनी से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, धमनी के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियरिटी हो उनकी। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे और उनका सही जवाब कौन सा होगा वो भी देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन एक ये लिखते हैं फर्स्ट में कि निम्न में धमनी आर पार नहीं जा सकती है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसके जो जवाब हैं वो ये हैं। इस्पात, वायु, ध्रुव और डी में होगा आपका निर्वात। दोस्तों, आपके सामने यहाँ क्वेश्चन यह है कि निम्न में धमनी आर पार नहीं जा सकती है, अर्थात कौन सा आपका ऐसा मीडियम है जिसमें आपकी साउंड जो है वो आर पार नहीं जा सकती है। इस बात तो ठोस में आता है, बिल्कुल धमनी का वेग सबसे ज़्यादा तो ठोस में ही होता है। वायु में जो धमनी का वेग है वो सबसे कम होता है और द्रव्य में धमनी का वेग ठोस से तो ज़्यादा है लेकिन वायु से क्या होता है, कम। इसका मतलब धमनी इन सभी में आर पार जा सकती है, लेकिन यहाँ निर्वात आता है और मैंने सबसे पहले बताया था कि निर्वात में धमनी का वेग जो है क्या होगा, शून्य होगा। बिल्कुल आप लोग सही जवाब तक पहुंच गए होंगे और बिल्कुल इसका सही जवाब होगा डी, कि निर्वात में धमनी का वेग कितना होता है, शून्य होता है। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड ये, धमनी के वेग पर निम्न का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि धमनी के वेग पर निम्न का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए में है ताप, बी में है दाब, सी में है मॉइस्चराइजेशन या आर्द्रता या नमी और डी में बोलते हैं आपका घनत्व है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन लिखते ही सही जवाब तक पहुंच गए होंगे कि इनका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल बताइए, धमनी के वेग पर निम्न का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल आप लोग पहुंच गए होंगे सही आंसर तक। तापमान का तो इफेक्ट पड़ता ही है, आर्द्रता का भी होता है, घनत्व का होता है। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, दाब। धमनी के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने उस समय आपको ये कहा था कि यदि वायुमंडल में तापमान स्थिर होता है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन में तापमान की चर्चा नहीं की है तो भी आपका जवाब बिल्कुल यही होगा कि धमनी के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा श्रोता के मध्य, स्रोत तथा सतह, सतह के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ यूपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। ऑप्शन ए 15.5 मीटर, 5 मीटर, सी में होगा 17.2 मीटर और डी में होगा अनंत। तो ध्यान देना, बिल्कुल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब बताइए इसका क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल कई विद्यार्थी बता रहे हैं सी, बिल्कुल सही है सी जवाब। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा सतह के मध्य न्यूनतम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? तो उसका सही जवाब बिल्कुल क्या होगा? 17.2 मीटर। यदि यहाँ ऑप्शन में आपको 17.5 मिलते तो भी बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं आपके, 17.2 हो चाहे 17.5 हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा याद और रखना आप लोग, क्लियरिटी में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या कर देता है, विद्यार्थी लापरवाही कर देता है और लापरवाही करते ही क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। इसीलिए आपको जो निर्धारित समय है क्वेश्चन का, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग सोच समझ के पढ़िए आप लोग। यहाँ यदि ये होता कि 17.2 सेंटीमीटर होता, क्या सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आप लोग याद कीजिए कि 17.2 क्या होगा? मीटर होगा। ये मीटर आपको मात्रक याद करना है। यहाँ सेंटीमीटर होता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। यदि आपके पास में यहाँ इन्हीं ऑप्शन को चेंज करके इस प्रकार से लिख देता कि 17.5 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ लिख देता आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ ये कंफ्यूजन होने की जरूरत है कि आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग यहाँ 17.2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर और मीटर दोनों में डिफरेंट है। तो आप लोगों को कौन सा आंसर करना है? 17.2 मीटर। चलिए नेक्स्ट। इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए सतह का प्रकार होता है। आपके पास में यहाँ ऑप्शन यह है ठोस, द्रव्य, गैस, और डी में है ऑल ऑफ दीज, अर्थात उपरोक्त सभी। बिल्कुल आप लोग सही जवाब बताएंगे इसका कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए सतह का प्रकार होता है। किस प्रकार की आपकी सरफेस होनी चाहिए जिससे हम लोग प्रतिध्वनि सुन सकते हैं? तो वो आपका सही जवाब बिल्कुल क्या होगा? ठोस। और बिल्कुल मैंने आपको दोस्तों उस समय हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, उस समय कहा भी था बिल्कुल कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिध्वनि जो है वो हम लोग केवल और केवल सतह का चयन करेंगे तो सतह बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? ठोस होनी चाहिए। ठोस में ही प्रतिध्वनि होती है, अन्यथा प्रतिध्वनि हम लोग द्रव्य या गैस में नहीं सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। ये था इस प्रकार से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर। देखिए
सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य बातचीत के दौरान किस प्रकार की या कितने डेसिबल की ध्वनि डेवलप होती है। वहां आपका जवाब यह है 60 डेसिबल, बी में है 45 डेसिबल, सी में है आपका 30 से 40 डेसिबल और डी में है आपका 20 डेसिबल। आप लोग यहां ध्यान देना अच्छी तरह से कि सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि उत्पन्न होती है वो कितना डेसिबल होती है। तो दोस्तों वो आपका याद रखना है आपको अच्छी तरह से कि 30 से 40 डेसिबल। आपको यदि ये बता दें कि 30 डेसिबल तो भी सही है और 40 बताएं तो भी सही है, एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ ऑप्शन में एक ही मिलेगा। इसीलिए सही जवाब बिल्कुल क्या है 30 से 40 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है ध्वनि का ध्वनि तरंगों का प्रकार होता है और ऑप्शन आपके पास में ये है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, सी चुंबकीय और डी विद्युतीय। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, सोच समझ के इसका आंसर आप लोग देंगे कि ध्वनि तरंगों का प्रकार होता है। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है कि ध्वनि जो तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे दोनों, इनमें से ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन करता है कि तरंगे किस प्रकार की हैं, आखिर वो अनुप्रस्थ होती हैं या अनुदैर्घ्य होती हैं। और मैंने आपको कई बार समझाया है कि अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं वो इस प्रकार से गति करती हैं, इस प्रकार से अनुप्रस्थ, इस प्रकार से ऐसे गति करती हैं, अर्थात आवर्ती के रूप में गति कर रही है। और बता सकते हैं कि ये एक डायरेक्शन के लंबवत गति करती हैं अनुप्रस्थ वाली। अनुदैर्घ्य की बात करते हैं। अनुदैर्घ्य मैंने आपको ये कहा है कि ये जो तरंगे हैं इस प्रकार से मोशन करते हैं, अर्थात कंप्रेस एक्सपेन, फिर कंप्रेस फिर एक्सपेन, फिर कंप्रेस फिर एक्सपेन। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि ध्वनि जो तरंगे हैं वो आपकी संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन इसमें गति करती है। इसीलिए हम लोग इस तरंग को क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। तो बता सकते हैं आप लोग कि ध्वनि तरंगों का जो प्रकार होता है वो किस प्रकृति का होता है, अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है। बिल्कुल बी आंसर यहां सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां WHO के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सही ध्वनि की क्षमता होगी, अर्थात बता सकते हैं कि WHO ने सही ध्वनि कितने डेसिबल को माना है। ध्वनि की क्षमता जो है, कैपेसिटी है या डेसिबल है, वो कितनी होगी WHO के अनुसार। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसीलिए आप लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को याद रखें कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 45 डेसिबल। अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि एक मनुष्य के लिए 45 डेसिबल ध्वनि जो है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। इससे ज्यादा यदि मनुष्य सुनता है तो उसका मस्तिष्क प्रभावित होता है। और आप लोग समझ रहे हैं
कि ज़्यादा धमनी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि एक मनुष्य के लिए सर्वोत्तम जो धमनी है, सबसे अच्छी जो धमनी की गुणवत्ता है वो 45 डेसिबल के आसपास है। बिल्कुल सही जवाब ये है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा भी गया है। चलिए, इस प्रकार से आपने यहाँ तक 7 क्वेश्चन हल किए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम लोग बिल्कुल और अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। निम्न में धमनी के वेग का अवरोही क्रम क्या होगा। यहां इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हम लोग यहां लिख रहे हैं, देखिए, इस्पात और धमनी के वेग, इसी को मैं सिंबल देता हूं वेग ऑफ स्टील। जल, वेग ऑफ वाटर, वायु और वेग ऑफ एयर। 3 मीडियम आपके पास में दिए गए हैं कि स्टील, वाटर, एयर और वेग है तीनों का। और यहां एक क्रम पूछा गया है कि अवरोही क्रम क्या होगा, और इसके जो ऑप्शन आपके पास में यह है भाई, Vs ग्रेटर देन Vw ग्रेटर देन Va। ऑप्शन नंबर बी में होगा Vs Vw और ग्रेटर देन Va। सी में होगा Vs इक्वल टू Vw इक्वल टू Va। और यहाँ डी में होगा Vs ग्रेटर देन Va और ग्रेटर देन होगा Vw। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है बिल्कुल आपका, और ये पूछा गया है बिल्कुल आपका यूपीएससी। जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन लिखा था वो भी बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है, और यूपीएससी लेवल की एग्जाम जो है वो अपने आप में बहुत एक अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए आप लोग यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि यहाँ क्या पूछ रहा है। कई स्टूडेंट तो यहाँ से ये कंफ्यूजन होते हैं कि ये क्रम कौन सा है, ये क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम आपका है कौन सा। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा, उससे फिर कम, उससे और कम, अर्थात घटता हुआ क्रम आपका कौन सा है। तो यहां देखिए, वेलोसिटी स्टील, और यहां लेस देन दे रखा है वेलोसिटी वाटर। इसका मतलब तो यह है कि वाटर में वेग ज्यादा होगा और स्टील में क्या होगा, कम। नहीं, ये तो आपने पहले पढ़ ही लिया था कि धमनी का जो वेग है वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है और ठोस में भी इस्पात में होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो बात है यहाँ पर ये कंडीशन गलत होती है, अर्थात ये बिल्कुल सही नहीं है। इसी के नेक्स्ट नीचे ये देखते हैं, वेलोसिटी स्टील इक्वल टू वेलोसिटी वाटर इक्वल टू वेलोसिटी एयर, अर्थात तीनों में धमनी का वेग क्या होगा, समान। नहीं, बिल्कुल ये भी आपका गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैंने आपको अलग से पॉइंट में बताया था कि इस्पात में वेग सबसे ज्यादा होता है, अर्थात ठोस में वेग सबसे ज्यादा, उससे कम पानी में, उससे कम वायु में, और निर्वात में तो वेग 0 होता ही है। इसका मतलब यह है, इसमें चलिए, वेलोसिटी ऑफ स्टील ज्यादा, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ एयर, यहां वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब ये यहां कंडीशन गलत हो गई कि वाटर में वेग क्या है, ज्यादा, बल्कि एयर में क्या होता है, कम। तो ये भी आपकी कंडीशन क्या है, गलत है। यहां हम लोग चयन करते हैं बी का। देखिए, वेलोसिटी ऑफ स्टील वेग ज्यादा है, फिर पानी का वेग इससे थोड़ा कम है, और वायु का वेग क्या है, सबसे कम। इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा कि धमनी का जो वेग है वो स्टील में सबसे ज्यादा, पानी में थोड़ा उससे कम, और वायु में सबसे कम।
यदि यहाँ निर्वात होता तो बिल्कुल 0 होता। बिल्कुल आपका बी जवाब सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से हल करने की कोशिश करें। दोस्तों समझने की कोशिश करें, आप लोग यहाँ किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करें। यदि यहाँ पर ऐसा होता, यदि यहाँ पर इस प्रकार से अवरोही क्रम की जगह आरोही क्रम होता, आरोही क्रम होता तो इसका जवाब आपका फिर ये नहीं होता। आरोही का मतलब होता बढ़ता हुआ और दूसरे क्रम में लिखे हुए मिलते। इसलिए आप लोग इस बातों को समझने की कोशिश करें अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आगे है ये 9। मानव के हृदय से उत्पन्न ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? जवाब में आपके पास में ये है। स्रवी तरंगे, अवस्रवी तरंगे, परास्रवी तरंगे। इनमें कोई नहीं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यह बताना है कि मनुष्य का जो हार्ट है वो किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है। ध्वनि तरंगों के आधार पर हम लोग फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 प्रकार की पढ़ा था, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। अब आपको ये देखना है कि हार्ट जो तरंग डेवलप कर रहा है, हार्ट आपका, वो तरंगे आपकी इनमें हैं या नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रव्य तरंग का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और अवश्रव्य का मतलब क्या है और पराश्रव्य का मतलब क्या होता है। इसीलिए आप लोग समझना, पराश्रव्य अर्थात ये जो तरंगे हैं आपकी, ये सॉरी अवश्रव्य जो तरंग हैं आपकी इंफ्रासोनिक वेव, ये आपकी जो तरंगे हैं वो हार्ट डेवलप करता है। तो मनुष्य का जो हार्ट है वो आपकी अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को हल करें ताकि आपको यहां पर कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़े। ध्वनि के बारे में दोस्तों आपने काफी कुछ पढ़ा है। मैं आशा कर रहा हूं बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ध्वनि में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि जैसे चमगादड़ है वो रात को उड़ता है शिकार करने के लिए। वो चमगादड़ जब उड़ता है तो उनकी जो पंख हैं उनसे कौन सी तरंगें डेवलप होती हैं। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि कौन सी तरंगें आएंगी। वहाँ श्रव्य आएंगी, अवश्रव्य आएंगी, पराश्रव्य आएंगी। तो चमगादड़ जो होता है वो सदैव पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है और उन हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगों से वो अनुभव करता है आगे की वस्तु की, या आगे कोई दीवार है या पेड़ पौधा है या पहाड़ है, उनको टकराने की कुछ भी आपकी तरंगों से वो महसूस करता है, अर्थात आवाज को वाइब्रेट करता है और सेंस करता है एक तरह का। यहाँ हम लोग दूसरा क्वेश्चन ये लिख रहे हैं कि समुद्र की गहराई को ज्ञात करने के लिए कौन सी तरंगें सहायक होती हैं। डायरेक्टली ही इसका आंसर आपको बताना है कि समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए कौन सी तरंगें सहायक होती हैं। तो दोस्तों यहां आपने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि
तीन प्रकार की आपकी तरंगे थी, जिसमें श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। तो यहाँ पूछा गया है कि समुद्र की गहराई को ज्ञात करने के लिए कौन सी तरंगें डेवलप होती हैं, सहायता करती हैं, या उनका यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ इनका डायरेक्टली जवाब देना है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से पराश्रव्य तरंगे सहायक होती है। देखिए, ध्यान देकर समझिए आप लोग। समुद्रों में क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा रडार का, और या आपने नाम सुना है सोनार का। तो सोनार जो होता है वो तो क्या होता है आपका, सोनार नामक जो यंत्र है आपका, सोनार, देखिए समुद्रों में जहां आपका जहाज वगैरह होता है उनके बॉटम एंड पर आपका एक सोनार लगा होता है, और वहां से ट्रांसमीटर और रिसीवर दो सिस्टम होते हैं। ट्रांसमीटर क्या करता है, पराश्रव्य तरंगों को डेवलप करता है, और वो पराश्रव्य तरंगे हैं वो इस प्रकार से बहुत गहराई तक जाती हैं और नीचे गहराई में टकराने के बाद वापिस से ऊपर की ओर आती हैं। इस प्रकार से आपका अर्थात ये तरंग कितने आवर्ती से गई और कितने समय में पहुंचकर वापस आई है, इसके आधार पर हम लोग समुद्र की गहराई को कैलकुलेट करते हैं। तो वहां तरंगों की जरूरत होती है पराश्रव्य, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर समझा होगा। 10 क्वेश्चन हमने लिखा है धमनी के बारे में और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो वो देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, मनुष्य के लिए खतरनाक ध्वनि साबित होती है। जवाब में आपके पास में है 60 डेसिबल, 80 डेसिबल से अधिक, और सी में है आपका 100 डेसिबल और डी में है 150 डेसिबल। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों कई प्रकार से पूछा गया है। खतरनाक ध्वनि साबित होती है, इसका मतलब यह है कि मनुष्य का रहन सहन या आपका एनवायरनमेंट है उससे आपकी ध्वनि क्या है, नुकसानदायक है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 150 डेसिबल ये तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज की होगी, मनुष्य तो इसको सुन ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये तो जवाब आपका नहीं होगा। 100 डेसिबल, 100 डेसिबल पर तो मनुष्य बहरा ही हो जाता है, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा। 60 डेसिबल मनुष्य सहन कर सकता है, थोड़ा शोर तो महसूस करता है लेकिन इसको सहन कर सकता है, ये भी डेसिबल नहीं होगा। मात्र बचता है 80 डेसिबल से अधिक। इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास में देखा होगा आपने कि डीजे साउंड वगैरह बजते हैं, तो डीजे की जो आवाज़ है वो 80 डेसिबल तक मानी गई है, लेकिन डीजे की आवाज़ तो मनुष्य सहन कर सकता है। यहाँ बात ये होती खतरनाक साबित होती है, इसका मतलब यदि लगातार किसी मनुष्य के नज़दीक डीजे बजते ही रहते हैं तो वो उनके मस्तिष्क के लिए नुकसानदायक है, अर्थात ये आवाज़ यहाँ से ही खतरनाक होना चालू हो जाती है 80 डेसिबल से अधिक वाली। तो आप लोगों के लिए सही जवाब होगा आपका बी। तो इस प्रकार से आप लोग ध्वनि के बारे में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसके बारे में हल कर सकते हैं। चलिए जस्ट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए ध्वनि में निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है, कौन सी घटना नहीं होती है। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। देखिए ऑप्शन है आपका विवर्तन, बी में है आपका ध्रुवण, बी में है आपका ध्रुवण जिसको आप लोग पोलराइजेशन बोलते हैं,
और सी में है आपका व्यतिकरण, व्यतिकरण, और डी में है आपका परावर्तन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझने लायक है आपका कि किस प्रकार से इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। आपको यहाँ रटविद्या नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक एक पॉइंट को भी समझना है कि ये क्या है और इसमें कौन सी घटना साउंड से संबंधित नहीं है, वो देखना है। देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग विवर्तन की। विवर्तन का मतलब होता है कि धमनी किसी एक सतह से टकराती है और सतह से टकराने के बाद जस्ट दूसरे मार्ग में मुड़ जाती है, फिर आगे मुड़ जाती है, फिर आगे मुड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि यदि कोई आदमी हमें बाहर से आवाज़ देता है तो हमारे मकान में इस खिड़की से होती हुई आवाज़ इस साइड जाती है, फिर इस साइड जाती है, इसका मतलब बार बार अपना मार्ग चेंज कर रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं विवर्तन। तो प्रकाश में भी ऐसी घटना होती है बिल्कुल आपकी, लेकिन प्रकाश में विवर्तन कम होता है बल्कि धमनी में विवर्तन ज़्यादा होता है। आप लोग कितने ही बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हों, बाहर की आवाज़ कैसे जैसे टकरा करके अंदर पहुंच जाती है। बिल्कुल धमनी में कौन सी घटना नहीं होती है, नहीं देखनी है, ये तो बिल्कुल होती है, विवर्तन होता है धमनी में। बात करते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है कि धमनी की दो या दो से अधिक जो तरंगे हैं वो एक स्थान पर मिलती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। हम कई बार डिस्टर्ब महसूस करते हैं, क्योंकि यदि कोई हमारे पास बिल्कुल पहले से साउंड आ रही है और उसके साथ में दूसरी साउंड और आती है, तो इसका मतलब दोनों आपकी तरंगें क्या होती मिलती हैं और वहां हम लोग डिस्टर्ब महसूस करते हैं। तो व्यतिकरण की जो घटना है वो धमनी में भी होती है और प्रकाश में भी होती है। इसका मतलब धमनी में ये घटना होती है। तो दो घटनाएं तो हो रही है बिल्कुल आपकी। हम बात करते हैं परावर्तन। देखिए परावर्तन या प्रतिध्वनि, अभी आपने पढ़ा था कि परावर्तन का मतलब होता है धमनी किसी स्रोत से निकलती है और सतह से टकराने के बाद में वापस मुड़ती है। बिल्कुल ऐसी घटना तो अभी आपने लास्ट वीडियो में ही पढ़ी है, तो ये घटना भी बिल्कुल होती है। हम बात करते हैं ध्रुवण। इस ध्रुवण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल प्रकाश में ही होती है, धमनी में नहीं होती है। इसीलिए आप लोग याद रखें, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी में आपकी कौन सी घटना नहीं होती है, तो वो आएगा आपका ध्रुवण। पोलराइजेशन की जो क्रिया है वो केवल आपकी धमनी में होती है, धमनी में नहीं होती है, केवल प्रकाश में होती है। तो यहाँ आप लोग ये लिख सकते हैं कि यह घटना केवल प्रकाश में होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RAS की एग्जाम में आया हुआ है 2012 वाली। बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। और चलिए यहां आपने 12वें क्वेश्चन तक हल कर लिए हैं, और यहां बहुत अच्छे क्वेश्चन में आपने सोचा होगा अच्छी तरह से कि सभी कंसेप्ट यहां क्लियर भी हुए होंगे आपकी धमनी के बारे में। इसी प्रकार हम लोग यहाँ इस पॉइंट को संपूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग से कोई नया पॉइंट चालू करेंगे। दोस्तों यहाँ धमनी के बारे में काफ़ी हमने पॉइंट पढ़े हैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। यदि आपके दिमाग में धमनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन चल रहा है साउंड के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।